मैंने अपने करियर को 10-12 साल ऐसे दिया जैसे कि आंख बंद करके कोई आदमी ध्यान में बैठ जाए। तो मैंने अपने काम को ही ध्यान बनाया। विजन बस यही था कि अब इसके अलावा मेरे सामने कोई काम बचा नहीं था जो मैंने नॉक कर लिया हो। तो मुझे लगा कि ये एक काम नहीं किया है मैंने, चैनल नहीं चलाया है खुद मालिक बन गए। तो अक्सर बड़ी से बड़ी स्टोरीज जो होती हैं किसी न किसी छोटे टिप से होती हैं। उस टिप के बाद आपकी कितनी अच्छी प्लानिंग है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको दिखा पाते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके बारे में अमेरिका में बैठी एप्पल कंपनी सब कुछ जानती है। हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं द IMT पॉडकास्ट के इस चैनल से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहानियाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाती, सिस्टम को हिला देती हैं। और कुछ लोग सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाते, सच को सामने लाते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आज द IMT पॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने न्यूज़ रूम को सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि मिशन बनाया है। Chairman, MD and Editor-in-Chief, Bharat Express News Network. Please welcome Mr. Upendra Rai. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द IMT पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। सर, शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं, लेकिन जवाब शायद इतना सिंपल ना हो। जी। सच दिखाने की असली कीमत क्या होती है? सच दिखाने की असली कीमत मेरी नज़र में आपके अंदर का साहस होता है, और वो साहस किस हद तक आप पीड़ा को बर्दाश्त कर सकते हैं और किस हद तक आप लड़ सकते हैं। जो लोग सच दिखाने से आपको रोकते हैं, वो निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और कितना देर तक आप मैदान में टिके रहते हैं, और कितना आपके अंदर सच के प्रति आग्रह है। अगर सच के प्रति आपके अंदर आग्रह नहीं है तो हो सकता है कि आप सच की तरफ कभी मुखातिब ही ना हो, आपको पता भी ना चले कि सच क्या है। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर, गांव से न्यूज़ रूम तक का सफ़र, जी। रियल स्ट्रगल क्या है जो लोग नहीं जानते? कोई एक ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में जिसने सारा गेम ही चेंज कर दिया हो? बिल्कुल, स्ट्रगल कई बार ख्यालों का भी होता है। आदमी दो तरह के होते हैं। एक आदमी होता है जो विचारों में जीता है, एक आदमी होता है जो ख्यालों में जीता है। मेरे साथ अलग अलग हिस्से में दोनों बातें रहीं। मैं कुछ वक्त गांव में जब रहता था तो ख्यालों में जिया, और कुछ वक्त जब गांव छूटा तो विचारों में जिया। ख्यालों में इस तरह से जिया कि उस टाइम सहारा अखबार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि कहावत है कि जो बच्चा जवान हो और थोड़ा वो लेफ्टिस्ट ना हो तो उसकी जवानी पे शक करना चाहिए कि शरीर से तो जवान हो गया लेकिन विचारों से थोड़ा बहुत जवान है कि नहीं। जी। तो उस टाइम सहारा अखबार देखता था। सहारा अखबार देखने के साथ साथ मुझे उसमें काम करने की हसरत पैदा हुई। साथ साथ चूँकि ये मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए मैं इसको हर जगह ईमानदारी से बोलता भी हूँ कि भाई, जो अखबार के संस्थापक हैं सुब्रत राय सहारा जी, सहारा श्री, उनसे मिलने की इच्छा भी पैदा हुई। तो ये मेरे ख्याल थे। गांव में मैं देखता था कि भाई कभी वो बम्बई में हैं, कभी लखनऊ में हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ हैं, कभी प्रधानमंत्री के साथ हैं। इस तरह की फ़ोटो छपती थी उनकी। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है तो उससे भी हाथ मिलाते हुए राष्ट्रपति भवन में डिनर पे देखता था मैं। जी। तो मुझे लगा कि ख्याल में चलता था कि यार कभी मैं क्या इस आदमी से मिल पाऊँगा। तो ये ख्यालों का संघर्ष था। उस वक्त सोचता था, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि किसी से बात कहूँ, क्योंकि कहूँगा तो लोग मजाक उड़ा देंगे। तो 95 में जब मैं 10वीं पास किया तो गांव में बहुत तरह की दुश्वारियाँ थी। पहले तो लाइट ही नहीं होती थी, पढ़ो तो कैसे पढ़ो। रात को 1 आध घंटे आती थी तो हम लोग लालटेन और दिया जला के पढ़ते थे, और कोशिश ये रहती थी कि रात में सोया जाए और अर्ली मॉर्निंग जग के समय का पढ़ा जाए, क्योंकि और कोई विकल्प था नहीं। तो वहाँ से जब मैं लखनऊ से निकला तो मैंने पहले दिन ही पहुँचने के बाद मैं सहारा के ऑफिस गया। 8 जुलाई 1995 को मैं पहुँचा लखनऊ जी, 10वीं पास करके। और मैं जिस दिन पहुँचा उसी दिन सहारा अखबार के ऑफिस गया। ये एक रैंडम विजिट थी? नहीं, मैं हमेशा के लिए गांव छोड़ के निकला था। ओके। और मेरे पिताजी को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि आप, मतलब मैं जाऊं। अभी आयु छोटी थी
किसी भी पिता को इतनी इनसिक्योरिटी तो होगी कि भाई इतना छोटा बच्चा जाके कैसे रहेगा इतने बड़े शहर में। बिल्कुल। तो मैंने वो रिस्क लिया और मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन जो है जो ख्यालों का संघर्ष था वो मैं सहारा के दफ्तर गया देखने। देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और भी मैं लोगों से सुनता था कि भाई अखबारों के दफ्तर जो है नॉन एसी एवरेज टाइप के। मैं सहारा के दफ्तर में गया, देखा तो फुली एयर कंडीशन 5 स्टार टाइप का ऑफिस था जी। और मेरा काम भी अखबार में करने का मन था। तो मैं वहाँ पाठकों के पत्र में या कुछ आर्टिकल लिखता था, गांव में भेजता था। तो सहारा में उस टाइम एक अच्छा चलन था कि आपका आर्टिकल नहीं छपता था तो वो आपको प्रोत्साहित करते हुए एक पत्र रिटर्न भेजते थे। पहले से टाइप्ड फॉर्मेट था जी। लेकिन आपको ऐसे मतलब ये नहीं था कि आपने भेजा तो चिट्ठी का क्या हुआ, उस लेटर का, उस आर्टिकल का पता ही ना चले। पता न चलता आपको। बाकायदे अगर वापस भी करते थे तो एक सिस्टम था वहाँ पे। तो जिन सज्जन की साइन से मुझे लेटर वापस आते थे उन्हीं सज्जन से जाके मिला मैं। जी। और फिर जो है अपना उस टाइम बहुत अच्छी स्कोरिंग थी मेरी, तो एडमिशन मेरा लखनऊ के अलावा हर कॉलेज में हो गया। लेकिन मैं अल्टरनेट डे जाता था वहाँ पे, और मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। तो विचारों का संघर्ष ये रहा कि परिवार के लोग चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, पढ़ने में अच्छा था। और ख्यालों का संघर्ष ये रहा कि भाई मुझे अखबार में ही काम करना, ये ख्याल हमेशा बना रहा मन में। और ख्याल और विचारों के संघर्ष में मुझे लगता है कि मेरे ख्यालों के संघर्ष ने लड़ाई जीत ली और मैं मीडिया में आया। मतलब आप पारिवारिक और ख्याल, हाँ, दोनों के परिवार का विचार था कि भाई मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, सिविल सर्विस में जाऊं, पक्की मुकम्मल सरकारी नौकरी ये दोनों आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज है उस टाइम। तो उस टाइम हर बच्चे के लिए चैलेंज होता है, ये चैलेंज मेरे साथ भी था। लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में गाँव भी छोड़ दिया, ये भी एक संघर्ष था। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पिताजी से मेरी 1.5 साल तक कभी हाय हेलो भी नहीं हुई। मैं 1.5 साल बाद या 2 साल बाद करीब गांव गया पहली बार। मैं अपनी माँ से बातचीत करता था। 97 में मैंने लखनऊ में मैं गया तो वहाँ पे एक सिंह साहब थे, बीएसएनएल के ऑफिसर, सीजीएम थे। तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई कहीं मिले तो मैंने उनको ये बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ से रोज़ बात हो जाए। तो उन्होंने शेरपुर गांव में एक दूसरा टेलीफोन, एक और गजाधर राय प्रिंसिपल साहब थे, उनके घर में टेलीफोन लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा टेलीफोन फिर मेरे घर लगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जनवरी 1997 की ही बात होगी, जनवरी 1997। तो मैं उस टेलीफोन से पीसीओ में जाता था और वो टेलीफोन लाइन कनेक्ट भी नहीं होती थी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाता था, उस टाइम लाइन कनेक्ट हो जाती थी। जो बैंडविड्थ थी उस टाइम बड़ी छोटी थी, तो सुबह 4 बजे मैं जाता था अपनी माँ से बात करने के लिए। और उस टाइम क्योंकि घर से भाग के आया था तो भाई माँ तो माँ होती है, लेकिन पिताजी की तरफ से कोई मुझे आर्थिक सहयोग नहीं था। तो मैंने 6 ट्यूशन पढ़ाया उस वक्त अपने खर्चे चलाने के लिए। तो मैं स्कूल भी जाता था, आता था, और मतलब राजाजीपुरम में रहता था। वहाँ से आप समझिए कि केकेबी कॉलेज 4 बाग साइकिल चला के जाता था, आता था। फिर उसके बाद आके 6 ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन मुझे कभी कोई स्ट्रगल जैसा लगा नहीं। मैंने उसको कभी दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। तो और मेरी फिर बाद में सहारा चेयरमैन से मुलाकात भी हुई और सहारा परिवार के सारे लोगों से मुलाकात हुई। उस टाइम देश का मैं कह सकता हूँ कि टॉप 3-4 ग्रुपों में था, इतना बड़ा ग्रुप था जी। तो वहाँ से फिर जो है मैं बॉम्बे आया 99 में बॉम्बे आया। तो बॉम्बे की लोकल ट्रेन की भीड़ देख के मैं थोड़ी देर तक खड़ा होकर देखता रह गया, स्तब्ध। मैंने इतनी भीड़ देखी नहीं थी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो बॉम्बे में भी अच्छा खासा संघर्ष रहा जी। वहाँ भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया अपने खर्चे निकालने के लिए। शुरुआती तनख्वाह जब मैं लखनऊ में था तो वहाँ करीब 6,000 समथिंग तनख्वाह थी उस वक्त में, 99 की बात है। फिर मैं बॉम्बे गया तो तनख्वाह मेरी जस्ट डबल से थोड़ी ज़्यादा हुई, 13,000 समथिंग, 13-14 के बीच में कोई फिगर रहा होगा। तो लेकिन मेरा खर्चा वहाँ भी ज़्यादा था, तो मैं वहाँ भी ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे को मैंने मेंटेन किया।
हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जिस भी पड़ाव पे रहा, मैंने हमेशा ये सोचा कि इसमें उच्चतम क्या पाया जा सकता है। हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है। हमेशा मैंने पास्ट टेंस की या भूतकाल की, अतीत की बात, या किसी गॉसिप में यहाँ बैठ के गप लगाना, या लोग जैसे पत्रकारिता में जैसे होता है कि पार्टियों में थोड़ा बहुत समय ज़रूरत से ज़्यादा लगाना, ड्रिंकिंग करना, ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं किया। अपने इनिशियल डेज में मैंने अपने कैरियर को 10-12 साल ऐसे दिया जैसे कि आंख बंद करके कोई आदमी ध्यान में बैठ जाए। तो मैंने अपने काम को ही ध्यान बनाया जी। स्ट्रगल जितना रहा, लेकिन उस स्ट्रगल को मैंने स्ट्रगल जैसा अपने दिमाग पे अपनी कमजोरी बना के नहीं कहीं पेश किया, बल्कि उसको ताकत बना के पेश किया। दोनों विकल्प थे, या तो हम रोना चालू कर दें, दुखी हो जाएं, सर पीटें, बताएं कि ये मुश्किल है प्रॉब्लम। तो मैंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा कभी समझा ही नहीं, मैंने उसको हमेशा अपनी ताकत बनाया। तो फादर साहब मान गए? क्या करते अंत में क्या होता है, मानना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी जितनी जिद थी उससे बड़ी जिद मेरी हो गई। जी जी, तो मानना ही पड़ा। सर बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हमने सच के बारे में बात की कि क्या कीमत होती है सच दिखाने की। सच बोलना ज़्यादा मुश्किल होता है या सेफ रहना, और आप क्या चूज़ करते हैं इनमें से? मैं सेफ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं रिस्क टेकर हूँ, और मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि मैं रिस्क लेता हूँ, और सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है जैसे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और कमज़ोरी यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये दोनों बातें मेरे साथ हैं, चलती हैं, और इनसे मैं खुद दो चार होता रहता हूँ। और एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करिए। सच बोलना ज़्यादा मुश्किल है या सेफ रहना? सेफ तो कोई भी रह सकता है भाई। एक कमरा बनवा ले जिसमें सारे दरवाजे, झरोखे, खिड़कियाँ बंद कर दे, तो वो सेफ रहना मरने जैसा है। जीवन अभी यहाँ है, धड़क रहा है, और जब जीवन है तो जीवंत वस्तुओं से प्रेम करने के खतरे भी हैं और उसके फायदे भी हैं। जैसे मान लीजिए एक कप है, इसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, थोड़ा ना रिएक्शन देने वाला है। इसको नीचे रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए, क्योंकि इसका समर्पण आपके प्रति एक तरफा है। जो वस्तुवत जीवन होता है उसमें सब कुछ एक तरफा होता है, वस्तुएं एक तरफा होती हैं, वो रिएक्शन नहीं देती। लेकिन जीवंत प्रेम जो है वो रिएक्शन देता है जी। आप जिससे प्यार करते हैं, जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, उस लड़की के लिए कई बार देखने को आता है अखबारों में कि जान लड़का दे भी देता है, और कई बार लड़की की ही जान ले लेता है। तो ये जीवंत प्रेम के खतरे हैं। जहाँ जीवन है वहाँ खतरा भी है और वहाँ रिस्क भी है। लेकिन सेफ रहने के लिए तो वो सेफ रहना तो मुर्दा जीवन है, मैं तो मानता हूँ। उसमें बहुत कुछ मुझे होशियारी नहीं दिखती, बहुत कुछ उसमें चरित्र की ऊंचाई और गहराई नहीं दिखती। वो तो कोई भी सेफ रह लेता है। प्राणी मात्र का लक्षण है भय, भूख, निद्रा, सेक्स। ये 4 प्राणी मात्र के लक्षण हैं, जीवों में कहीं भी पाया जाता है। तो डरता कायर भी है, डरता बहादुर भी है। कायर डरता है तो पलंग के नीचे छुप जाता है, फिर कुछ नहीं करता। बहादुर बहादुर इसलिए है कि डरता है फिर भी करता है जी। एक ऐसी स्टोरी जहां आपको लगा कि ये अगर बाहर आई तो तहलका मच जाएगा? जी हाँ, मैंने एक स्टोरी की थी जिसपे ब्लैक मनी एक्ट बना, हसन अली खान की स्टोरी। और मुझे लगता है कि मेरे करियर की बड़ी स्टोरियों में से एक बड़ी स्टोरी वो भी है जी। जिसमें अभी तक हम लोग सुनते थे स्विस बैंक, ये घोटाला वो घोटाला। तो पहला एथेंटिक रेड जो है सीबीडीटी बोर्ड के चेयरमैन से रिटायर हुए नितिन गुप्ता जी, तब मैं बॉम्बे ही रहता था, वो एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन थे, और उनके डीजी हरिओम तुलसियान जी होते थे, और मैं टैक्सेशन बीट कवर करता था। तो ये 5 जनवरी 2007 की बात है। वो इनकम टैक्स ने रेड डाला, और वहाँ पर जो है जब ये लोग गए तो इन लोगों के होश फाख्ता हो गए कि वहाँ एक स्विस बैंक एजेंट भी आया हुआ था उसके घर पे, पुणे में, हसन अली खान के, फिलिप आनंद राज नाम था उसका, और इन लोगों को जखीरा मिला। तो फिर वहाँ चूँकि इस मामले की विशेषज्ञ एजेंसी भारत सरकार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो पहले कानून फेरा था, बाद में फेमा हुआ, फिर बाद में पीएमएलए हुआ जी। तो ईडी की टीम गई, और उस जांच दल में 3-4 ऑफिसर थे। वो लोग संजोग से मुझे पहले से जानते थे। तो 7 जनवरी को ईडी ने रेड टेक ओवर किया, 7 जनवरी 2007 को।
2 दिन बाद फिर उसके बाद वो फिर बहुत बड़ी स्टोरी बनी। वो स्टोरी मैंने ब्रेक की पूरा डीपली इन्वेस्टिगेट करके। जी। इसमें अफसरों का सहयोग भी रहा, क्योंकि सूचनाएं तो कोई ना कोई ऑफिसर ही देता है। तो और उन्होंने रिस्क लिया और वो स्टोरी काफ़ी हिट हुई। उस पर मुझे नेशनल टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड भी मिला 2007 जुलाई में, 19 जुलाई 2007 को। जी। ट्रूथ वर्सेस पावर, जब टकराव होता है, जीत किसकी होती है, ट्रूथ की या पावर की? नहीं, टकराव में पावर हमेशा हारता रहा है, ये सार्वभौमिक सत्य है। जी। लेकिन सत्य परेशान बहुत हुआ है, क्योंकि जो सच का उपासक होता है वो राजा हरिश्चंद्र की तरह राजा होते हुए भी अपने को बिक जाना पसंद करता है, लेकिन सच से मुंह नहीं मोड़ता। इसीलिए ये लोग इतिहास में अमर हैं, जिन लोगों ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो जो छोड़ने की हैसियत रखता है, वो एक शेर है कि बादशाहों में मिलता है ना अमीरों में मिलता है, लुट जाने का हुनर सिर्फ फ़कीरों में मिलता है। तो जो अपने को लुटा दे, जो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जाए, जैसे कबीर का एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। तो घर बारने से मतलब भाई घर में आग लगाने से नहीं है, मन के अंदर जो आपने संसार बसा रखा है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, मद मत्सर, इस घर में आग लगाने की बात कबीर करते हैं कि जो अपने इन बुराइयों से ऊपर उठे वो हमारे साथ चले। जी। तो सुनने में बात बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन कोई आदमी अपनी एक आदत छोड़ के तो देखे, बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कबीर जीते जी परम पद को पा गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और बड़ी से बड़ी सत्ताओं से लड़े। कबीर जितना कुरीतियों पर प्रहार करने वाला व्यक्ति मैंने अभी दूसरा नहीं देखा। तो कबीर का सच जीता। उस टाइम के सबसे पावरफुल जो लोग थे, जो उनका विरोध करते थे, राजा थे, कर्मकांडी, बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, महंत, सब हारे उनसे। तो मेरा ये मानना है कि पावर हमेशा सच से हारेगा, क्योंकि पावर बदलता रहता है, सच कभी नहीं बदलता। सच अमर है, अटूट है, सच का कोई साइनोम्स नहीं है। एक बड़े एक्सपोज की शुरुआत कैसे होती है सर, एक टिप या कोई लॉन्ग प्लानिंग? नहीं, बड़े एक्सपोज की शुरुआत हमेशा टिप से होती है, लॉन्ग प्लानिंग से कभी नहीं होती। क्या होता है कि जो बड़ा से बड़ा रहस्य है उसकी कुंजी बहुत छोटी होती है। जैसे कहा जाता था ना पहले कि राक्षस की जान तोते में बसती है, उसी तरीके से कोई भी बड़ा स्कैम चल रहा हो, कोई भी बड़ी योजना चल रही हो जो राष्ट्रहित में न हो, एक्सपोजे किसको बोलते हैं? पहली बात, एक्सपोजे तो उसको बोलते हैं जो होना चाहिए, जो नियम कायदा कहता है उसके विपरीत कोई काम हो रहा हो, उसको नियम कायदे की कसौटी पर रख करके ये बताया जाए जनता को कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, वही एक्सपोजे है, वही खुलासा करना है। तो अक्सर बड़ी से बड़ी स्टोरी जो होती हैं किसी न किसी छोटे टिप से होती हैं। हाँ, उस टिप के बाद आपकी कितनी अच्छी प्लानिंग है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको दिखा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये भी एक बात है। जी सर, सोर्सेज को वेरीफाई करने का रियल प्रोसेस क्या होता है? आप सोर्सेज को वेरीफाई करने का रियल प्रोसेस ये होता है कि आपको पोस्ट टू पिलर जाना पड़ता है, आपको संबंधित लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया ने जनता को एम्पावर तो किया है, एक अजीब सी क्रांति आई है, लेकिन उसके साथ साथ उसके खतरे भी हैं कि फेक न्यूज़ का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कल ही मैंने अपनी टीम को आइडिया दिया है कि आधा घंटा की बुलेटिन ये करो जो खबरें झूठी हैं, ये भी एक खबर है, उसको दिखाओ, झूठी खबरें। तो झूठी खबरें कहाँ से आती हैं? झूठी खबरें टेलीविज़न पे भी आजकल कुछ लोग हो गए हैं जो सस्ती लोकप्रियता करने के लिए कुछ भी चला देते हैं। ऐसे एक आध लोगों की संख्या है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन सोशल मीडिया पर अधूरे अधकचरे ज्ञान के कारण, चूँकि सबके हाथ में ये आज़ादी है कि वो पोस्ट कर सकता है, लिख सकता है,
और आज AI आ जाने के बाद झूठी चीज़ों को सही तरीके से परोसने की जो ताकत आदमी के हाथ में आ गई है, वो कमाल की आ गई है। उसको रोकने की ताकत नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी को मजा ही उन चीज़ों में आता है जिसके लिए उनको प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। अगर सब चीज़ की छूट, जैसे ड्रग्स हैं, ड्रग्स इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो कॉन्ट्राबैंड है। उसको अगर मान लीजिए हर चौराहे चौराहे दुकान दुकान में कोकीन बिकने लगे, तो कोकीन के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है, आचार्य रजनीश का मैंने एक डिस्कोर्स सुना था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर युवा आबादी को नशे से मुक्त करना है तो आप हर हॉस्पिटल में एक एक्सपीरियंस सेंटर बनवाइए, और जिसको जो करना है वहाँ करे, और डॉक्टरों की देख रेख में करे, और इसको उपलब्ध करा दीजिए। Free hand कर दीजिए। जैसे marijuana, बीड, ये सब अमेरिका में भी एक हद तक हो गया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फ्री हो गया। तो मुझे लगता है कि उसके प्रति लोगों के मन में आग्रह कम हो गया, उपलब्धि आसान हो जाती है। आसान है। तो उसे जिस चीज़ को आप, जैसे कई लोग स्मोक करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आप छोड़ सकते हैं उसको, आप छोड़ने की जिद छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपना जो आपका अटेंशन बहुत ग्रैब कर रहा है, उसकी तरफ अटेंशन पे करना बंद कर दीजिए, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। साइकोलॉजिकली। हाँ, तब साइकोलॉजिकली ही होता है उसका ट्रीटमेंट। काउंसलर जो करता है वो साइकोलॉजिकली ही करता है, जी जी। तो उसको रिलीफ मिलती है उससे। कब डिसाइड करते हैं सर कि अब ये स्टोरी पब्लिश करनी है? कोई स्टोरी पब्लिश करने के पीछे सबसे बड़ा जो आधार होना चाहिए, जब आप हर सोर्सेज से उसको वेरीफाई कर लें और ये श्योर हो जाएं कि इस स्टोरी को चलाने से हमारे प्रबंधन का माथा नीचे नहीं होगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे कारण जो है हमारी कंपनी पे केस मुकदमा नहीं होगा और मेरे ऊपर भी केस मुकदमा नहीं होगा, जब इतना श्योरिटी आ जाए तो स्टोरी पब्लिश करने लायक हो जानी चाहिए। जी। क्या कभी प्रेशर या थ्रेट्स आए? कैसे हैंडल किया है सिचुएशन? बिल्कुल आए हैं, जान से मारने की धमकी भी आई है। वो हसन अली खान वाली स्टोरी में अदनान खशोगी ने मुझे, बहुत बड़ा स्कैम था और बहुत बड़ी स्टोरी थी। तो अदनान खशोगी ने मुझे धमकी दिया था, तो उसको भी फेस किया मैंने। अदनान खशोगी दुनिया के सबसे बड़ा हथियारों का डीलर था उस वक्त। हाँ, वो भी हसन अली खान से कनेक्टेड था। हसन अली खान का जो चेज मैनहट्टन बैंक में खाता खुला था और सिंगापुर में जो खाता खुला था, उसमें अदनान खशोगी इंट्रोड्यूसर था। तो अदनान खशोगी के ऊपर भी मैंने स्टोरी कर दी, तो उसने मुझे इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने की धमकी दी और बोला कि तुम्हें कभी जीवन में फॉरेन ट्रेवल करने लायक नहीं रहोगे, मैं ऐसा कर दूंगा तुम्हारा हाल। तो मैंने कहा कि ठीक है मिस्टर खशोगी, आई विल फेस इट। फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया जी। हिडन कैमरास, स्टिंग ऑपरेशंस एथिकल है या रिस्की जोन है? रिस्की जोन है, और मैं मानता हूं कि हिडन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन वहां होना चाहिए जहां समाज के प्रति कुछ लोग मिलकर बहुत क्रूर व्यवहार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए हिडन कैमरा और स्टिंग ऑपरेशन भी जरूरी है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, जान जाने का भी डर होता है। बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं 10 साल में। 10 साल में कम से कम इस देश में सैकड़ों पत्रकारों की हत्या हुई है, सैकड़ों, सिर्फ स्टिंग ऑपरेशंस की वजह से। यही सैंड माफिया, माइनिंग माफिया, ये क्या बोलते हैं, जो गौकसी के धंधे में लगे लोग हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एरिया में काम करने वाले लोग हैं, जो काउंटरफिट करेंसी वाले लोग हैं, ये सब मरवा देते हैं। सर, कभी लास्ट मोमेंट पर कोई लास्ट मोमेंट पर स्टोरी रोकनी पड़ी हो कि आप उस पर बिल्कुल, आपकी जर्नी लगभग उस स्टोरी पर पूरी हो चुकी है और किसी रीज़न से वो आपने रोकी हो? हाँ, मैंने रोकी है बहुत सारी स्टोरियों के। मैंने रिश्तों के आधार पर रोकी है। मैंने कभी किसी से मतलब और ऑब्लिगेशन लेकर के कोई ऐसा काम नहीं किया है। अगर मेरे किसी बहुत करीबी आदमी ने मुझसे निवेदन किया कि यार ये स्टोरी रोक दो, इससे इनका बहुत नुकसान हो जाएगा, इनका आर्थिक नुकसान बहुत हो जाएगा, कंपनी इनकी बैठ जाएगी, या इनका समाज में इनकी बहुत ज़्यादा मान हानि हो जाएगी, किसी ऐसे अच्छे इंसान ने मुझसे निवेदन किया और कोई स्वयं वो आदमी आके वो किया, तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको।
शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री बहुत बड़े उद्योगपति हैं इस देश के। तो घोड़ों पर घोटाला मैंने 2006 में एक स्टोरी किया था जी स्टार न्यूज़ में। जी स्टोरी ये थी कि जो देश के बड़े लोग थे सबने स्टड फार्म में करोड़ों 3 करोड़ का जैसे घोड़ा की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में खरीद के ला रहे हैं, उसकी कीमत अंडर वैल्यू करके कस्टम एक्साइज को 30 लाख दिखाई। घोड़े की कीमत 3 करोड़ 3 थी, करोड़ थी। 10 करोड़ की घोड़े की कीमत थी, उसको 50 लाख दिखाई। तो इसी तरह से उनका भी एक स्टड फार्म था, तो उस पर मैं स्टोरी कर रहा था, किया भी। लेकिन शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री के काम देखते थे बम्बई में। कोई मिस्टर सिंह थे, राजेंद्र सिंह सा नाम याद है। स्टार न्यूज़ के रिसेप्शन पे पता चला कोई एक आदमी आते हैं, तो उन्होंने मेरी शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री से बात कराई। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, फ़ोन पे ही बात है। फ़ोन पे बहुत प्यार से उन्होंने निवेदन किया कि हम पारसी फैमिली से हैं, हमने ज़िंदगी में सिर्फ रेपुटेशन कमाई है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत काम किया, लेकिन क्या आप मुझे इस बदनामी से, इस कलंक से बचा नहीं सकते? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आयु में आपसे बहुत बड़ा हूँ। उन्होंने डायरेक्ट अपील की मेरे से, मैंने उस स्टोरी में से उनका नाम हटा दिया, बाकी सबका किया। इन्वेस्टिगेशन में बिगेस्ट रिस्क क्या है, लीगल या प्रोफेशनल सेफ्टी? बिगेस्ट रिस्क तो प्रोफेशनल सेफ्टी की जगह मैं बोलता हूँ पर्सनल सेफ्टी। क्योंकि जब कोई आप किसी बड़ी सत्ता के खिलाफ आप लड़ते हैं तो कोई बहुत हिडन और छुपी बात तो नहीं है। आपकी जान भी जा सकती है, तक हो सकती है, हाँ, किस लेवल तक आपकी जान भी जा सकती है। सामने वाला आदमी इसको किस तरह से ले आपको पता तो है नहीं। तो उसमें पर्सनल सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और उसमें इस तरह की कोई स्टोरी आप कर रहे हैं तो कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान करके जाना चाहिए। पुलिस को बता के जाना चाहिए, अपने बॉस को बता के जाना चाहिए, एक कुलीग साथ में रख लेना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो है प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए मेरी समझ से, ट्रैकिंग आसान हो जाती है। हाँ बिल्कुल। गट फीलिंग वर्सेस डेटा, जी, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? गट फीलिंग हमेशा पावरफुल रहेगी, लेकिन डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आज के डेट में देखिए, जितनी यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे पिंटरेस्ट हो, पिंटरेस्ट क्या बोलते हैं? पिंटरेस्ट। ये सब, पिंटरेस्ट का जोनर थोड़ा अलग है, वो ज़्यादातर फैशन और लाइफ स्टाइल उस तरफ में है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आपको इतना समझ लेता है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपके जीवन के सारे पैटर्न उसको पता होते हैं, आपकी चॉइसेस पता चल जाती हैं, सब चीज़ A to Z। वो आपके बारे में इतना कुछ जान लेता है, और वो वही जानने का आधार जो है बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियों के बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान को डिसाइड करते हैं कि भाई आदमी, हम इस मार्केट में उतर रहे हैं तो हमें कैसे उतरना है। क्योंकि सबका बिहेवियर, सबकी चॉइस, लाइक डिसलाइक, उनके हिडन सीक्रेट सब वो जान लेते हैं। सब कुछ भी छुपा नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके बारे में अमेरिका में बैठी एप्पल कंपनी सब कुछ जानती है। सब कुछ जो आप नहीं किसी को बताना चाहते वो भी जानती है। हाँ ठीक है, वो प्राइवेसी लॉज वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो जानते हुए भी उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको कहीं लीक नहीं करते। लेकिन अमेरिकी सरकार आज के डेट में इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि आज उसका एक प्लेटफॉर्म गूगल है। अगर गूगल अपनी सेवाएं देना बंद कर दे, अपना मेन केबल रोक दे, तो हमारे यहाँ का सारा डिजिटल पेमेंट 1 घंटे के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इस मामले में मैं चाइना को बहुत रोबस्ट कंट्री मानता हूँ कि वो अमेरिकी देश की कोई सेवा यूज नहीं करता। सब कुछ उसने अपना बनाया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है। स्नैपचैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कुछ भी है सब कुछ उसका अपना बनाया हुआ है। उसकी अपनी इंटरनेट सेवा है, उसके अपने सैटेलाइट्स हैं। हमारे यहाँ भी अब हो गया है, इंडिया में भी। लेकिन हम अमेरिका की तो हर चीज़ यूज करते हैं। अमेरिका के बिना हमारा गुजारा ही नहीं। चाइना ने अमेरिका को घुसने ही नहीं दिया अपने अंदर। हाँ। बल्कि अमेरिका ने चाइना की मदद ली प्रोडक्शन के क्षेत्र में। एप्पल कंप्यूटर वहाँ बनता है,
अमेरिकी कंपनियों के तमाम ब्रांड्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट पुर्जे सब चाइना में बनते हैं। चाइना इसीलिए दुनिया का हब ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हब हो गया है, क्योंकि 40% दुनिया की ज़रूरत अकेले एक देश पूरा कर रहा है। लेकिन वो अमेरिका का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता। वहाँ किसी एक चाइनीज़ के मोबाइल में आप इंस्टाग्राम, चाइना देश में रहने वाला आदमी नहीं यूज करता, नहीं करेगा। उसका इंडिया अपना में सर गवर्नमेंट और इसीलिए चाइना के पास जो डेटा है वो भाई इंडिया से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी, बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा डेटा चाइना के पास है, और वो डेटा वो किसी से लीक शेयर नहीं करता। हमारे यहाँ का सारा डेटा, यहाँ तक कि इस देश के जितने लोगों के पास आधार कार्ड हैं, जितना गवर्नमेंट डेटा है, जितना ओपन सोर्सेज में अवेलेबल है, सब चाइना अमेरिका के पास है। इंडिया कुछ है ही नहीं जो छुपा हो। ऐप बनता भी है तो वो लोगों को फॉलो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसी के फ़ोन में आपको वो इंस्टॉल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन बाहर के सारे ऐप आपको इंस्टॉल मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये बात सच है। भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क शुरू करने का कोर विजन क्या था सर आपका? मेरा कोर विजन यही था कि जब मैंने 15 साल प्लस सहारा में ग्रुप सीईओ एडिटर इन चीफ के रूप में काम कर लिया, तो मुझे लगा कि अब इसके ऊपर तो कोई पद होता नहीं जीवन में अब और इस तरह के पोजीशंस बहुत कम हैं जी। और चूँकि मैंने एक ऐसे प्रमोटर के साथ काम किया था कि मतलब उन्होंने ऐसा जीवन में सारी चीज़ें दी कि मुझे लगा कि अब कोई और ओनर प्रमोटर में वो हैसियत नहीं कि मेरे जैसे आदमी को उस तरह से रख सके। तब मैंने सोचा कि एक चैनल ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है जो सिर्फ खबरें दिखाए। मेरे चैनल पे बहस वहस नहीं होती, एक केवल प्रोग्राम है, उसमें बहस वहस थोड़ा बहुत है, अदरवाइज सिर्फ हम खबर दिखाते हैं, न्यूज़। इसका थोड़ा नुकसान भी है, इसका थोड़ा फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो हमारे चैनल को देखना शुरू करता है वो जुड़ जाता है, लेकिन टाइम लगता है धीरे धीरे बिल्टअप होने में। नुकसान ये है कि आज के डेट में बैलेंस खबर दिखाने वाले को ऐसा माइंडसेट बन गया है कि बहुत लोग देखना नहीं चाहते। जब तक आप उनके दिमाग में खूब ईर्ष्या न भर दो, धर्म का खूब हैवी डोज न दे दो, खूब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई वाला करके न्यूज़ ना बताओ, कुछ न कुछ ऐसा हो जो दे दो, मतलब ट्विस्ट होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे आप बैलेंस न्यूज़ दिखाते हैं, नुकसान वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैच होता था तो लोग रेफरी की तरफ भी ध्यान रखते थे कि वो क्या निर्णय दे रहा है। आज या तो आप लेफ्ट रहो या तो राइट रहो, या राइट रहो या लेफ्ट रहो, अगर आप बीच में खड़े हो तो आपको जल्दी कोई नहीं देखना चाहता। ऐसा एक माहौल, एक दौर न्यूज़ इंडस्ट्री में आया है कि ऐसे जितने हमारे कोलीग्स हैं, एंकर्स हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, वो आर्टिफिशियली चीखना चिल्लाना चालू कर देते हैं, जो नहीं सीखे हैं वो सीख लेते हैं। तो मुझे इस तरह की न्यूज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मेरा ये था कि पीपल फर्स्ट नेशन फर्स्ट हमारा विजन रहेगा। और ये चैनल का जो भारत एक्सप्रेस सत्य साहस समर्पण जो टैग लाइन मैंने दिया, ये खुद मेरी ही चुनी हुई है, मेरी ही बनाई हुई है। और उसका लोगो जो है बहुत लोगों ने डिज़ाइन किया, लेकिन उसका लोगो हमारा एक छोटा भाई अक्षय है, उसने वो रेस्टोरेंटियर है लेकिन उसने डिज़ाइन करके दिया। तो मुझे उसका डिज़ाइन करके दिया हुआ लोगो एकदम रैंडमली अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि भाई यही चैनल का लोगो भी रहेगा। तो विज़न बस यही था कि अब इसके अलावा मेरे सामने कोई काम बचा नहीं था जो मैंने नॉक कर लिया हो। तो मुझे लगा कि ये एक काम नहीं किया है मैंने, चैनल नहीं चलाया है, खुद मालिक बन गए, इसको अब चलाते हैं। तो और यही काम मेरे मन को सुकून देगा, ये यूनिकनेस है आपके हाँ। चैनल। तो मैंने कहा कि और इस चैनल को ऐसे चलाएंगे जैसा चाहेंगे हम चलाएंगे, कम से कम किसी का दबाव और प्रभाव तो नहीं रहेगा। जी। क्या मीडिया सिर्फ रिपोर्टर्स है या नेशन बिल्डर भी है सर आपके हिसाब से? देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये हमेशा से थे जी, जब से राजशाही खत्म हुई। ब्रिटेन में अभी भी राजशाही है, लेकिन ब्रिटेन ने ये मिक्स मॉडल अपनाया। तो 1787 ईस्वी में एक पार्लियामेंटेरियन थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, प्रोफेसर भी थे, थिंकर भी थे, एडमंड बर्क। उन्होंने ये पहली बार सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अगर आपस में मिल जाए तो ये फिर कुछ भी कर लें। इनको देखने के लिए एक तीसरी आंख चाहिए, जिसको स्थान मिलना चाहिए, लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, तब भी अखबार थे, ऐसा नहीं कि नहीं था, मीडिया नहीं था, तभी था। लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये जो चौथा
स्तंभ माना गया लोकतंत्र का प्रेस, जी। ये तब माना गया, और इसलिए माना गया कि भाई ये लोग आपस में न मिल जाए, इनको देखने के लिए एक तीसरी आंख भी चाहिए प्रेस। जी। तो इसलिए जो आपका सवाल है उसमें प्रेस की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है और मौजू हो जाती है। और हमारे यहाँ भी संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो बातचीत की गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो मीडिया को ध्यान में रख के किया गया और जनता की मौलिक अधिकारों से उसको जोड़ा गया। जी। विकसित भारत के विजन में मीडिया का क्या रोल है? देखिए, विकसित भारत के विजन में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए रहने वाला है कि अगर आप जनता तक अपनी बात न पहुंचा पाएँ तो इस विकसित भारत के आंदोलन में घर घर जाके तो आप बताएंगे नहीं, माइक लेके, लाउड स्पीकर लेके। बिल्कुल सही बात। मीडिया ही उसको घर घर पहुंचाएगी, लोगों का माइंड उस तरफ डाइवर्ट करेगी, उसको सोचने पे मजबूर करेगी और उसको बार बार ये सोचवाएगी कि भाई ये ऐसा सोचो, ऐसा करो, ये देश हित में ज़रूरी है। विकसित भारत तो था, अब ये दुर्भाग्य है कि हम दोबारा विकसित भारत होने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम तो इतने विकसित थे कि हमारे जितनी समृद्धि पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी। लेकिन कुछ बुनियादी भूलें हुई, खैर उसको इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक पूरा मतलब अलग सेगमेंट है जिस पर कभी बाद में बात की जा सकती है। जी। पॉजिटिव जर्नलिज्म वर्सेस क्रिटिकल जर्नलिज्म देश की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? देश की ग्रोथ के लिए मैं मानता हूँ थोड़ा थोड़ा दोनों ज़रूरी है। पॉजिटिव जर्नलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है और क्रिटिकल जर्नलिज्म भी ज़रूरी है। अगर आप आलोचना, समालोचना, टिप्पणी करने का अधिकार और साहस और ये विचार खो देंगे तो मुझे लगता है कि केवल पॉजिटिव भी कुछ नहीं होता। पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तभी ऊर्जा पैदा होती है। जी। दुनिया देखिए डायलेक्टिकल चीज़ों पर टिकी हुई है, द्वंद्व पे, खिंचाव पे। आप चंद्रमा पे खड़ा होकर देखिए पृथ्वी, तो एक लटकी हुई आसमान में गोले की जैसी दिखती है। तो पूरी पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स पे आसमान में टिकी हुई है। जी जी। तो हमारे जीवन में भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। सांस आ रही है तो जा रही है। हम खड़े हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही खड़े हैं। और अलग अलग भूभागों में लोगों का आकार, साइज छोटा बड़ा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। तो पॉजिटिव और दोनों जरूरी है, नेगेटिव दोनों सिचुएशंस होनी ज़रूरी है। जी। फेक न्यूज़ देश के डेवलपमेंट को कितना इम्पैक्ट करती है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। स्पेशली फेक न्यूज़ एक समझिए कि एक इल्यूजन पैदा कर देगा, एक भ्रम पैदा कर देगा। और सरकारें ऐसा करती रही हैं, सरकारें भी फेक न्यूज़ चलवाती हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल दूं। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ। रसिया में एक खबर छपी तो चाइना में बड़ी चिंता बढ़ गई कि रसिया के कुछ 100 गाँव में लिटरेसी 100% हो गई। सुनने में तो लग रहा है कि बड़ा कमाल की चीज़ हो गई। तो अमेरिकन ने पता किया कि कैसे हुआ, तो पता चला कि रसिया पूरे विश्व का सबसे फैला हुआ देश है। क्योंकि 19 देश निकले, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा साइज है उसका। मतलब एशिया से लेके यूरोप तक वो फैला हुआ है जियोग्राफिकली। तो पता चला कि कुछ गांव में गिन के आबादी 4 लोगों की है, 5 लोगों की है साइबेरिया में। उन सारे गांव में लोग पढ़ लिख लिए, तो 100% तो 100 गाँव में, 200 गाँव में डेटा ने बता दिया कि भाई 100% लिटरेसी रेट 100% हो गया। तो जब ये निकल के आया डेटा तो मतलब समझ में आया कि भाई ये तो केवल आंकड़ों का खेल है। तो उस तरीके से जो फेक न्यूज़ है, कई बार सरकारें भी अपनी उपलब्धि को बताने के लिए, अपने कुछ चुनाव में ज़्यादा सक्सेस करने के लिए थोड़ी देर के साथ जनता के साथ खेल खेलती हैं, चलवाती हैं। ये चलन है ज़माने का। स्ट्रॉन्ग मीडिया, स्ट्रॉन्ग नेशन, आपका ऑनेस्ट टेक क्या है इन दोनों हिस्सों पे? अगर स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं रहेगा तो मीडिया भी स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाएगा। जी। नेशन सर्वोपरि है, मीडिया उसका एक बाई प्रोडक्ट है। तो मुझे मानना है कि नेशन स्ट्रॉन्ग रहे
और नेशन स्ट्रांग रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो मीडिया की आवाज़ मजबूत ज़रूर होगी। और उसके लिए ऑनेस्ट लीडरशिप और बड़े मन, बड़े आंचल रखने वाले लीडरशिप की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो मीडिया कमज़ोर होगा। बिल्कुल। यंग जर्नलिस्ट की बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होती हैं सर, जो आज की जनरेशन है उनको देखते हुए? मैंने जो फील किया है, यंग जो जर्नलिस्ट जो हैं, जो आ रही है नई जनरेशन, मैंने ये देखा कि वो पढ़ते लिखते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि मीडिया में थोड़ा सा सेंस ऑफ पावर है, थोड़ा रिकग्निशन है, थोड़ा सोसाइटी में आपको इज्जत मिलती है, एक्सेस मिलती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप जर्नलिज्म करेंगे कैसे अगर आप पढ़ेंगे नहीं? तो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगा, विषयों का ज्ञान नहीं रहेगा, तो केवल अच्छा कपड़ा पहन लेने से, बोलने का अच्छा स्टाइल डेवलप कर लेने से, थोड़ा सा नरेशन पावर सीख लेने से। तो सर क्या यहाँ वो वाली बात फिट होती है कि स्किल के सामने डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जो आजकल बड़ा चलन में है? कि मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि डिग्री ने ही तो इस देश को डुबो दिया है। हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे हैं जो BA MA की डिग्री लेकर उससे क्या करें उस डिग्री का? ट्रू। जो दुनिया में, जैसे मान लो पड़ोसी देश चाइना है जिससे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है, उसने अपनी जनसंख्या को, अपनी आबादी को इतना स्किलफुल कर दिया है कि वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई न कोई एक गहरी स्किल न रखता हो। बिल्कुल, कुछ ना कुछ। जापान इतना छोटा देश है जो 1.38 ट्रिलियन डॉलर का वो खरीदता है, क्या बोलते हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है, 1.38 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जापान से ज़्यादा स्किल दुनिया के किसी देश में नहीं है। देश में नहीं है। तो ये है। आपकी लाइफ का एक मंत्र जो सबको फॉलो करना चाहिए, सक्सेस का असली मतलब। आपकी लाइफ का एक मंत्र जो आपको लगता है सबको फॉलो करना चाहिए, इस मीनिंग में कि सक्सेस का असली मतलब क्या है? सक्सेस का असली मतलब है जब आप सफलता पाएं तो विनम्र रहें। जो आदमी विनम्र नहीं है, समझिए वो सफल नहीं है। मैं मानता हूं कि विनम्रता बहुत रईसों का लक्षण है, ये गरीबों को नहीं मिलती। गरीब बेचारा घर से निकलता है, धक्के खाते हुए सरकारी बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है, ऑफिस में भी गाली झिड़की सुनता है, आता है घर में तो अपने बीवी बच्चों को भी ऐसे ही रूखा सूखा और झिड़की भरा व्यवहार देता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वे लोग जो जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुँचे, वे बहुत विनम्र रहे और बहुत मानवीय रहे। जैसे मैं एक बात कहता हूँ लोगों से कि कार्ल मार्क्स का नाम सुनते ही लोगों को कम्युनिज्म और साम्यवाद समझ में आता है। कार्ल मार्क्स के जीवन में एक छोटा सा एक चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ कि जिस वाली सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, कार्ल मार्क्स का जो मेन 2 लाइन में मैं थ्योरी समझता हूँ। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विचारक हुए जी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आधुनिक वर्ल्ड में किसी एक विचारक ने लोगों को आंदोलित किया, प्रभावित किया, वो मैं कार्ल मार्क्स को मानता हूँ। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई अगर आप किसी पीड़ित आदमी को देख के, शोषित आदमी को देख के, इंसान होते हुए उसकी मदद करने की दिशा में आप 2 कदम नहीं चलते, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं हैं, आप इंसानियत के मयार से गिरे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि हर आदमी मार्क्सवादी है, क्योंकि उसका मेन सिद्धांत ही यही है कि शोषित पीड़ित सर्वहारा की मदद करनी है, मदद करने के लिए आगे बढ़ो। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी कहावत भी है सर कि फलों से लदा हुआ जो वृक्ष हमेशा झुका होता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि सफलता आदमी को अगर विनम्र नहीं बनाती तो समझिए कि जो आदमी विनम्र नहीं, वो अभी सफल नहीं हुआ है। सफल नहीं हुआ, इन शॉर्ट। जी सर, कुछ रैपिड फायर पूछिए की तरफ हम चलते हैं। ट्रूथ या TRP? ट्रुथ। रिस्क या कंफर्ट? रिस्क। पावर या ट्रुथ? मेरे लिए ट्रुथ। डिजिटल या TV? अब डिजिटल का ज़माना है। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट।
सो थैंक यू सो मच, आज आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें द एम्प्टी पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म पे दिया और काफ़ी कुछ आपसे आज सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच रूही। थैंक यू। बहुत आभार। थैंक यू।